नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक, जहां आज पहली दस्तक होगी किसानों से जुड़े मुद्दे की। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, दिल्ली में सिंघू बॉर्डर, दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर के बाद अब किसान हरियाणा के करनाल में आंदोलन कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 9 महीने हो चुके हैं। इस बीच केंद्र ने आज एक बड़ा फैसला किया। गेहूं, सरसों, चना, जौ समेत रबी की फसलों की एमएसपी काफी बढ़ा दी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या फायदा किसान पाता है। सरकार कहती है कि हां, बिल्कुल किसान इसका फायदा पाता है, लेकिन आरएसएस यानी कि संघ से ही जुड़े किसान संगठन को सरकार की बात पर विश्वास नहीं है। एक हाथ में मेढक है और दूसरे में मेढकी। इन तस्वीरों का भी देश में किसान आंदोलन और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए दी जाने वाली सरकारी एमएसपी से क्या संबंध है, क्या है? कर्नाटक में उडुपी में यह तस्वीर पिछले दिनों सामने आई, जब मेढक और मेढकी की शादी कराई गई। दोनों को देखिए, वरमाला पहनाते हैं। मेढक और मेढकी को अंगूठी पहनाई जाती है। फिर एक मेढक की तरफ से दूसरी मेढकी को गले में मंगलसूत्र नुमा एक धागा बांधा गया। हमारे देश भारत में कई राज्यों में इसी तरह हर साल मेढक की शादी कराई जाती है, हर रस्म के साथ। जैसे बंगाल में मेढक को हल्दी लगाई गई। महिलाएं मेढक की शादी में गीत गाती हैं और फिर आगे पटरे पर बैठाकर मेढकी की शादी मेढक से करा दी गई। आज भी देश में हर वर्ष मेढक और मेढकी की शादी की परंपराएं चली आ रही हैं। इस मान्यता के साथ कि ऐसा करने से सूखा नहीं पड़ेगा, बारिश होगी। बारिश होगी तो खेती और किसानी में दिक्कत नहीं आएगी। ग्रामीण इलाके आज भी हमारे देशवासियों का पेट भरने के लिए अन्न उगा सके, इसलिए बारिश के लिए भगवान भरोसे ऐसी मान्यताओं पर किसान निर्भर है। और वही किसान जब अपनी फसल उगा लेता है तो उसे अपनी मेहनत यूं सड़क पर फेंकने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है। हर साल ऐसी भी तस्वीरें आती हैं जब किसान को पैसा नहीं मिलता मंडी में तो फेंकता है अपनी फसल को या जानवरों को खिलाता है। तो पहला सवाल है, क्या किसानों को फसल की सही कीमत न मिलने के कारण ही किसान आंदोलन करता है? बड़े व्यापारी का धान फसलें एमएसपी पे बिकती है, किसान की 10 से 15% बिकती है। ये आपको समझना होगा। पूर्ण रूप से फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे। लेकिन 9 महीने से कृषि कानूनों के खिलाफ और किसान को फसल की पूरी कीमत दिलाने के लिए चलते आंदोलन को ही सरकार के मंत्री खारिज करने लगते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र प्रधान के साथ सह चुनाव प्रभारी बनाए गए अर्जुन राम मेघवाल को सुनिए। अब तो धीरे धीरे किसान आंदोलन का जो परतें हैं आपके मीडिया में भी साफ हो रही है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। हमने किसान आंदोलन के जो नेता थे उनसे कई बार वार्ता की, उनको बताया भी आप क्या अमेंडमेंट चाहते हैं। अब ये बार बार कहते हैं काले कानून है, और काला है क्या ये पता नहीं। तो दूसरा सवाल है, क्या किसानों को सही कीमत दिलाने के लिए चलता आंदोलन सियासी साजिश है? और अगर हाँ, तो फिर आरएसएस के ही किसान संगठन भारतीय किसान संघ के लोग आंदोलन क्यों करने लगे? क्यों आसक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आंदोलन करते ये किसान कोई टिकैत समर्थक नहीं। सरकार से अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करते ये किसान संयुक्त किसान मोर्चा के भी नहीं है। प्रदर्शनकारी ये किसान आरएसएस के ही संगठन भारतीय किसान संघ के हैं। और देश के अलग अलग राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में प्रदर्शन करते बीजेपी आरएसएस के सहयोगी भारतीय किसान संघ के इन किसानों की मांग क्या है? तीसरा सवाल, क्या आरएसएस के किसान संगठन को भी लगता है कि सरकार किसानों को फसलों की सही कीमत नहीं देती? सरकार को और बद्री नारायण चौधरी राष्ट्रीय किसान संघ के महामंत्री हैं। अब इनको ध्यान से सुनिएगा। देश भर के किसानों को लाभकारी मूल्य बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी को छोड़ना, किसी को देना, इस प्रकार का भेद न करते हुए सबको लाभ मिले, ऐसी कोई मैकेनिज्म डेवलप की जाए। सरकार का दावा है
कि जो एमएसपी उसने फसलों की बढ़ाई है उससे किसानों को 100% फायदा होगा और लागत के मुकाबले 100% मुनाफा किसानों का होता है। लेकिन क्या संघ का ही किसान संगठन सरकार की बात पर एतबार करेगा? आज तक ब्यूरो। महंगाई दर 5% बढ़ती है, लेकिन फसलों पर एमएसपी ज्यादा से ज्यादा 2% या 3%, और तब स्थिति आपसी तनाव और टकराव की पैदा हो जाती है। जैसे हरियाणा का करनाल, दिल्ली के सिंघू और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर की तरह अब किसानों के आंदोलन का एक नया एपिसेंटर बन गया है, क्योंकि किसान चाहते हैं लाठी चलाकर किसानों का सर फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम को सस्पेंड करके उन पर मुकदमा चलाया जाए। प्रशासन ने भी यह तय कर लिया है कि आरोपी एसडीएम को सस्पेंड हम नहीं करेंगे। मंगलवार को किसानों का हुजूम चला तो हरियाणा के करनाल में मिनी सचिवालय को घेरने का ऐलान करके बढ़े किसानों को रोकने के लिए पानी की बौछार भी कामयाब नहीं हुई। न ही पुलिस सुरक्षा के बंदोबस्त किसानों को करनाल में घेराव करने से रोक पाए। और जैसे सिंध बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जमे, वैसे ही लंगर अब करनाल में डाल दिया। लेकिन इन 3 तस्वीरों में फर्क है आंदोलन के मुद्दों का। खाना, पानी, कपड़ा लत्ता सब मंगाकर किसानों ने मंगलवार रात से जो घेराव करनाल में प्रशासन के खिलाफ मिनी सचिवालय के बाहर शुरू किया, वो अब बुधवार को जारी रहने के साथ आगे बढ़ेगा, ये तय हो गया। और तय हो गया कि करनाल ही अब किसानों के मोर्चे का अगला पड़ाव बन चुका है। इनको काम अपने आप नहीं करना और कहेंगे कि किसान संगठन बैठा हुआ था। यहाँ पे सब लोग आए, उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ पे आते रहेंगे समय समय पे। जब भी कोई बड़ी मीटिंग होगी जब आएंगे, और वैसे भी हालचाल लेते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये करनाल तो हमारा बहुत नजदीक है। पंजाब के लोगों को भी यहाँ पे सहूलियत है, वे भी आते रहेंगे। करनाल में आंदोलन का जो खूंटा किसानों ने गाड़ा, इसकी वजह कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध नहीं, बल्कि 28 अगस्त का किसानों पर हुआ वो लाठीचार्ज है, जिसमें एक किसान की जान गई और आदेश दिया था लाठीचार्ज का एसडीएम आयुष सिन्हा ने। कोई नहीं जाएगा वहाँ, इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देना। कहाँ से सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ। कितने लग पास? कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको ब्रीच करके? यहाँ पे यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए, मेरे पास आए नहीं यार। और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। इसी आदेश के बाद हुए लाठीचार्ज में किसानों का खून बहा, किसान की जान गई। किसान संगठनों ने 3 मांगे रखकर 7 सितंबर तक अल्टीमेटम प्रशासन को दिया था। पहली मांग रखी, आरोपी एसडीएम को सस्पेंड कर मुकदमा चले। दूसरी मांग, मृतक किसान के परिजनों को 25 लाख रुपए दिए जाएं। और तीसरी मांग, लाठीचार्ज में घायल किसानों को 2-2 लाख रुपए प्रशासन दे। प्रशासन एसडीएम का ट्रांसफर तो कर चुका है, लेकिन किसानों से कई दौर की बातचीत के बाद भी एसडीएम आयुष सिन्हा को सस्पेंड करने से इनकार कर दिया। तो किसानों ने तय किया अब करनाल का मिनी सचिवालय आंदोलन का नया केंद्र है। करनाल के किसान ने कहा था कि किसानों के खिलाफ उनका सर फोड़ने का बयान देने वाले अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। जब हम बात में गए, सरकार वहीं की वहीं। अब आप पूछोगे 3 घंटा क्या हुआ? सारा टाइम बैठ के उसी बात की जलेबी बनाते रहे। जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक घेराव जारी रहेगा। और सरकार जो है वो अपनी जगह गलत है, और गलत होने के बावजूद भी अपने लोगों का पक्ष कर रही है, मान नहीं रही है। तो ये सरकार इस मामले को जान के जाना चाह रही है। आज का एजेंडा क्या रहने वाला है यहाँ पर? आज का घेराव है, बैठे हैं, यही एजेंडा है। दिल्ली की तरह नया मोर्चा खुल गया, यहाँ पे क्या कहेंगे? जिस तरह दिल्ली मोर्चा खुला हुआ है। देखिए, मोर्चा तो खुल गया है, लेकिन हमारा खोलने का इरादा नहीं है और सरकार का खुलवाने का इरादा है। सरकार शायद इस बहम में है कि अगर आंदोलन
यहाँ पे चल जाए तो शायद दिल्ली का आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन वो गलतफहमी में है। हमारे हिसाब से आंदोलन और तेज हो जाएगा। घेराव जारी है तो रात में किसान यहीं डेरा डाल रहे हैं। सुबह होती है तो चाय नाश्ता सिंग और गाजीपुर बॉर्डर की तरह ही शुरू हो जाता है। धरना देते किसानों के लिए लंगर सेवा चल रही है। जिस जगह को किसानों ने करनाल में घेरा, यहाँ पर डीसी, एसपी, एसडीएम, ट्रेजरी का दफ्तर है। मिनी सचिवालय के भीतर एडीसी, डीआरओ, निर्वाचन आयोग, श्रमिक कार्यालय है। इसके अलावा यहाँ बैंक, समाज कल्याण, जिला कल्याण और रोजगार विभाग का दफ्तर भी है। लेकिन किसान संगठन कहता है कि हम सरकारी कर्मचारियों को नहीं रोकेंगे, जाना है तो वो काम करने जाएं। हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बदस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। हमारे दिल्ली के धरने डिस्टर्ब ना हो, एक मोर्चा यहाँ पे भी हम खोल लेंगे। सवाल ये कि हर जगह बात टकराव की नौबत पर क्यों आकर फंस जाती है? क्या इस बात की जांच तुरंत करके फैसला नहीं लिया जा सकता कि किसानों पर लाठीचार्ज करने का आदेश देने वाले एसडीएम ने गलती की है या नहीं? मौसमी सिंह के साथ मंजीत सहगल, करनाल आज तक। और अब बात तो उस बेरोजगारी की जो हमारे देश में अगस्त के महीने में भी जारी रहे। सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार 15 लाख लोग बेरोजगार हुए और तब खबर लेते हैं बेरोजगारी दर में हरियाणा के बाद दूसरे नंबर पर खड़े राजस्थान की, जहां सत्ता में आने के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया। सत्ता हासिल करने के बाद वही बेरोजगारी भत्ता मजाक बनकर राजस्थान में रह गया। 5 महीने से बंद पड़ी योजना को अब धीरे धीरे सरकाने की कोशिश हो रही है। युवाओं को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पंक्तियां याद दिलाना चाहूंगा। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखे, सपने वो है जो आपकी नींद ही उड़ा दे। नींद तो उड़ेगी ही युवाओं की जब न रोजगार मिले और न ही वो बेरोजगारी भत्ता जिसे देने के नाम पर कांग्रेस सत्ता में आई। क्योंकि राजस्थान में इसी साल मई महीने में मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया और फिर 5 महीने बीत जाने के बाद बेरोजगारी भत्ता मिलना धीरे धीरे शुरू हो पाता है। अब आशीष कुमावत जैसे हजारों बेरोजगार तैयारी करते हुए उस सरकारी वादे की बाट जोहते हैं जिसमें इन्हें बेरोजगारी भत्ता देने के लिए चुना तो गया, लेकिन चुनकर भत्ते को कुनीतियों के छत्ते में डाल दिया गया। बेरोजगारी भत्ते के लिए ना जो 2020 में नवंबर में अप्रूव्ड हुआ था, मेरा वेरीफाई हुआ था, वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। अब ऐसे बोल रहे हैं कि वहाँ पे हेड ऑफिस। आज तक दस्तक देकर राजस्थान के रोजगार दफ्तर की हकीकत दिखा चुका है। जिला रोजगार दफ्तर के अधिकारी कर्मचारियों की कुर्सी खाली पड़ी रहती है क्योंकि नौकरी देने के नाम पर रोजगार दफ्तर ही खुद ठन ठन गोपाल है और बेरोजगारी भत्ता देने वाले काउंटर सरकारी वादे के नाम पर भत्ता देने की जगह मुंह चिढ़ाते हैं। इसीलिए बेहद गरीब परिवार से आने वाले सुरेश नरेश जैसे नौजवान जब सोचते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ इन्हें बेरोजगारी भत्ता मिल जाए तो ये परिवार पर बोझ ना बने, लेकिन भत्ते की लाइन में खड़ा करके सरकार ने इन्हें छोड़ दिया। ये कह रहे हैं कि आप हेड ऑफिस जाके बात करो, इस रिगार्डिंग में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। तो सर हमारे ये धक्के लग रहे हैं, इधर उधर भी जाते हैं यही प्रॉब्लम, इधर आते हैं यही प्रॉब्लम। जयपुर के रोजगार दफ्तर की हालत जो मार्च में थी वही सितंबर में भी है, क्योंकि ना देने के लिए सबको रोजगार है और ना ही बेरोजगारी भत्ता। इसलिए अधिकारियों के पास जवाब भी नहीं कि लाखों बेरोजगारों को हर महीने दी जाने वाली रकम कब से सरकार बांटेगी। सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने बेरोजगारों को 3000 रुपए महीने भत्ता देने का वादा किया। फरवरी 2019 में घोषणा हुई कि 2 साल के लिए 1,60,000 बेरोजगारों को 3000 रुपए महीना देंगे। मार्च 2021 में बेरोजगारी भत्ता 1000 रुपए और बढ़ाने का ऐलान होता है। साथ ही पात्र बेरोजगारों की तादाद भी बढ़ाकर 2 लाख कर दी जाती है। फिर 5 महीने बीतने के बाद बेरोजगारी भत्ते की फाइल अब वित्त विभाग से आगे सरकना शुरू हुई। अनुमोदन की जो प्रक्रियाएं हैं, इसके जो रूल्स और जो ड्राफ्ट है वो विभिन्न विभाग, चूंकि इसमें फाइनेंस का काफी कुछ इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि पैसा बढ़ गया है 3 से 4 और 4 से 3.5 से 4.5 हो गया है, इसलिए एफडी के लेवल पर इसमें कुछ जो लास्ट लेवल ट्विकिंग्स हैं वो हो रही हैं। जैसे अनुमोदन प्राप्त होता है ये लागू कर दी जाएगी। हालत ये कि नौकरी के लिए आंदोलन करते हुए 13.5 लाख नौजवान तो सरकारी रजिस्टर में बेरोजगारी के ठप्पे के साथ अपना नाम रजिस्टर्ड करा चुके हैं, जिनमें से 4.5 लाख को अब तक सरकारी भत्ता बेरोजगारी का मिल जाना था, लेकिन मिला है सिर्फ 2,10,000 लोगों को। अब सरकार कहती है कि बेरोजगारी भत्ता 2 साल के लिए चाहिए तो रोज 4 घंटे किसी सरकारी दफ्तर में काम करो।
दरअसल ये सरकारों की सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली स्कीम होती है, क्योंकि 2 साल अस्थायी तौर पर सिर्फ बेरोजगारी भत्ते के लिए 4 घंटे किसी सरकारी दफ्तर में काम करने वाले नौजवान का 2 साल बाद क्या होगा, ये वो नौजवान जानता है, क्योंकि फिर न नौकरी होगी न भत्ता। इसलिए अपने आप बेरोजगारी भत्ते की लाइन खत्म करने की नई योजना बना दी गई। राजस्थान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि राजस्थान के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मार्च में बेरोजगारी भत्ता भी बढ़ा दिया था और भत्ता पाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ा दी थी, मगर उसके बाद से भत्ता ही बंद हो गया और संख्या लगातार बेरोजगारों की बढ़ती जा रही है। इसी तरह से बेरोजगार इस दफ्तर से उस दफ्तर भटकते रह रहे हैं, मगर बेरोजगारी भत्ता मिल नहीं रहा है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।